नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अपने मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं और ये टेस्ट पेपर नंबर 5 है, जिसे कि आप देख रहे हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये हिंदी है तो हिंदी में ही मिलेगा, इसमें बाइलिंगुअल की सुविधा नहीं है। और हाँ, ये 50 प्रश्न शुरुआती है, उसके बाद हम रीजनिंग और इसी क्रम में जो समसामयिकी और साथ में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्रेम राज्य निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार की रचना है। ये एक रचना है, यानी एक कृति है। किसके द्वारा कृत है ये आपको बताना है। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं जो कि मध्यकालीन है और एक आधुनिक मतलब छायावादी हैं इसमें से। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी ही होगा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसको लिखा गया है। बाकी जो है उनके विषय में आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखें। सिंह सेनापति, ये एक उपन्यास का नाम है। किसके द्वारा इसे रचा गया है उस व्यक्ति का नाम आपको चुनना है। नीचे कुछ व्यक्तियों के नाम मतलब रचनाकारों के नाम दिए हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। और दूसरा प्रश्न जो है इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ये थे और जो शैक्षिक घुमक्कड़ता होती है मतलब घूमने की प्रवृत्ति सीखने के लिए, इसके लिए देश विदेश की यात्रा लगातार किया करते थे, इनके द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 3 को देखें। द्विगुण व्यंजन की पहचान आपको करनी है, जिसके अंदर 2 गुण मौजूद हो ऐसा व्यंजन आपको इसमें से पहचानना है। ध्यान से अगर देखा जाए तो बाकी 3 जो शुरुआती हैं वो सभी जो हैं वो 1 गुण वाले हैं, उनके अंदर द्विगुणता नहीं पाई जाती है। लेकिन द्विगुण व्यंजन इसमें से कौन सा है? ड। बाकी ड, इया और ढ जो है वो द्विगुण नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे दंत्योष्ठ पूछा जा रहा है। ये जो हिंदी व्यंजन नीचे दे रखे हैं इसमें से दंत्योष्ठ कौन सा है? दांत और होठ के सहारे उसको उच्चारित किया जाता है। अब बताइए। और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला, ठीक है। व जो है वो दंत्योष्ठ है। आप बोल के देखिएगा, इसमें आपके दांत और होठ दोनों इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न संख्या 5। मेरी घड़ी खो गई। अगर नहीं भी खोई है तो यहाँ प्रश्न को हल करना है। मेरी घड़ी खो गई, इसमें कारक कौन सा है? कारक को आप उसकी विभक्ति से पहचान सकते हैं, तो बताइए सही जवाब क्या होगा? संबंध कारक। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि संबंध जुड़ रहा है और ये संबंध कारक है। विभक्ति चिन्ह बहुत अच्छी पहचान होते हैं, इनसे आप भ्रम में नहीं रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया कि तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। अब ये जो है इसमें मैं क्या है? तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी, उसी के द्वारा सीधे सीधे कहा जा रहा है, डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें मैं जो शब्द है वो असल में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण है? पहचानना बहुत आसान है, बताइए। सही जवाब सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पे तृष्णा यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वाक्य खराब हो जाएगा ना, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं का इस्तेमाल हुआ जो कि संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये है सर्वनाम। प्रश्न संख्या 7। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। आप परिचय ऐसे ही देते हैं कि जो कल लड़का आपसे मिला था वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक। तो यहाँ पर कहा गया कि वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब बताइए कि इसमें इस वाक्य में जो क्या है? जो पढ़ने में तेज है। ये जो शब्द है इसकी आपको यहाँ पे पड़ताल करनी है। ये सर्वनाम है, सर्वनाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कैसा है? तो प्रश्न संख्या 7 सही जवाब इसका बी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, ये प्रश्न इस तरीके से भी दे सकता है, पहचानिए क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है, क्या है? तो उसमें भी आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जो कल आया था या जो पढ़ने में तेज है, तो यह लड़के का परिचय दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो सभी सर्वनाम में ही काम आता है, तो ये पहचानने का आपको आइडिया होना चाहिए, संबंधवाचक। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखें। बालक का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा देखें, वह बालक का बहुवचन क्या होगा? वह बालक का बहुवचन क्या होगा? नीचे विकल्प दिए हैं, देखें। और सही जवाब इसका हो जाएगा वे बालक, ठीक है। वह की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया? वे इस्तेमाल किया। 9वें को देखिए। शुभ्र यदि मूलावस्था का शब्द है, शुभ्र मतलब होता है सफेद, तो इसका उत्तमावस्था क्या होगा? विशेषण की 3 अवस्थाएं आप पढ़ते हैं और शुभ्र जो है वो गुणवाचक विशेषण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रंगों के जितने नाम हैं वो सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि शुभ्र जो है ये मूलावस्था में है अपनी। तो बताइए कि इसकी उत्तमावस्था क्या होगी?
उत्तमावस्था में तुलना होकर उसे श्रेष्ठ साबित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आप चुनेंगे सबसे सफ़ेद, यानी शुभ्रतम, उत्तम, ठीक है, उत्तम, और उसी से बना हुआ शुभ्रतम, तम जुड़ता है लास्ट में। और अगर अभी तुलना चल रही है, उत्तरावस्था आपसे पूछी जा रही है, तो तर रहता, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रिय यदि मूलावस्था का शब्द है तो इस शब्द का उत्तरावस्था क्या होगा, मतलब इसकी उत्तरावस्था आपको बतानी है, बताइए। उत्तरावस्था आपको इसमें से चुननी है, तो प्रियतर हो जाएगी। उत्तमावस्था पूछता तो प्रियतम हो जाता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। प्रश्न संख्या 11, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आदर्श विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। आदर्श विशेषण, किसी चीज को प्रतिमान मान लिया गया, आदर्श मान लिया गया और उसे विशेषण के तौर पर स्थापित कर दिया गया। अब बताइए। गरुड़ के समान तीव्रगामी, बरगद के समान सृष्टि, रुद्राक्ष के समान पीड़ाहरण, यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है, और इसमें से कोई नहीं। तो तुलना तो हर जगह हुई है और आदर्श स्थापित किया गया है, जैसे कि तीव्रगामी वस्तु के लिए या तीव्रगामी जीव के लिए आदर्श कौन है, गरुड़ यानी बाज। सृष्टि के प्रतीक के तौर पे हम किसे देखते हैं, बरगद को देखते हैं। सृष्टि जैसे घनीभूत होती है और बार बार पनपने की उसमें क्षमता होती है, वैसे ही हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ये बनियान ट्री जो है, ये ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं कहा जाता है, इसे नष्ट करना लगभग असंभव है। अगर आप तुल ही जाएं तो अलग बात है, लेकिन ये वृक्ष अमर होता है, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं। और रुद्राक्ष के समान पीड़ाहरण, तो यहाँ तुलनात्मक बात कही जा रही है, सभी चीज़ों को आदर्श के तौर पर स्थापित किया गया है, तो हम डी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि अपेक्षित शब्द में कौन सा विशेष्य होगा। अपेक्षित जो है, इसमें विशेष्य कौन सा होगा। ये उपेक्षा, मतलब बात ये है ना कि अपेक्षित जो है वो असल में विशेषण है, ठीक है, इसका विशेष्य आपको बताना है। तो अपेक्षा होगा, उपेक्षा होगा, उपेक्षित होगा, इसमें से क्या होना चाहिए। अपेक्षित, ये बना किससे है, ये खोजिए। और 12वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला, अपेक्षा। अपेक्षा से बना हुआ है अपेक्षित, और अपेक्षा जो है वो एक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 13, मछली जल में रहती है, सभी जानते हैं। इसमें किसका बोध कराया जा रहा है, अवस्था का बोध कराया जा रहा है, अस्तित्व का, या मनः स्थिति का। तो मनः स्थिति की बात तो यहाँ है नहीं, ये कोई मन में चलने वाला विचार नहीं है, बल्कि रियलिटी है ना। तो इसमें से आप किसको चुनेंगे। अब या तो आप ए को चुनेंगे या बी को चुनेंगे। एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर ये अस्तित्व का बोध है, मछली का जो अस्तित्व है वो जल में ही है, उससे बाहर नहीं है, आप जानते हैं, इसीलिए बी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। राम विद्यालय पहुंच गया, ठीक है। अब इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है। पहुंच गया जो है वो क्रिया है, इतनी मदद आपकी कर दी जा रही है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसी क्रिया है। साधारण क्रिया है, मूल क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या डी वाला तो आप जानते ही हैं। और 14वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया है ना। पहुंच गया, पहुंचा अगर कहा जाता तो शायद ये दूसरा रूप होता, लेकिन यहाँ पहुंच गया, तो ये संयुक्त क्रिया है। अनुभा पुस्तक पढ़ती है, अब इसमें अनुभा क्या है, कर्तृवाच्य है, उद्देश्य है, भाव है, क्या चीज़ है। वाक्य की संरचना और वाक्य के अंग आपको पता होने चाहिए। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए। अनुभा ही तो उद्देश्य है, ठीक है, उसी के आधार पे पूरा वाक्य टिका हुआ है। प्रश्न संख्या 16 को देखें कुछ यहाँ पे। मैं पढ़ता, ठीक है, मैं पढ़ता, ये वाक्य है, छोटा सा है। इसमें कौन सा भूतकाल है, बीती हुई बात है, ये तो देख के मालूम हो रहा है, लेकिन कौन सा भूत है, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, या हेतु हेतुमद है। यदि ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता ना तो यहाँ हेतु हेतुमद हो जाता, इसके हेतु ये चीज़ हो सकती थी, तो वो होने से रहा। यहाँ ऐसी कोई संरचना है नहीं, तो सी को हम काट देते हैं इसमें से। अब बचता है दो, या तो पूर्ण भूत होगा या सामान्य भूत होगा। और 16वां जो आप देख रहे हैं, इसमें इसको काट तो दिया है, लेकिन यही होगा। अब आप पूछिए कैसे। देखिए, यही जाल होता है प्रश्नों का। मैं पढ़ता, यहाँ पर एक हेतु का भाव दिख रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं पढ़ता, अगर तुम ऐसा करते तो मैं पढ़ता, या बिजली आ जाती तो रोशनी हो जाती, मैं पढ़ता, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा हुआ है मैं पढ़ता, यानी यहाँ कोई कंडीशन है, कुछ ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं पाया और पछता रहा है और कह रहा है कि मैं पढ़ता। तो यहाँ एक हेतु का भाव है, तो ये भी एक बारीक अंतर आपको पता होना चाहिए। अभी आप अगर सी को क्रॉस कर देते तो ये गलत हो जाता, और पहला नंबर जब एलिमिनेशन का आएगा ना, तो लोग ज़्यादातर लोग इसी को काटेंगे, लेकिन यही सही। इसके बाद देखते हैं 17वें प्रश्न को। भविष्य काल में कितने भेद होते हैं, बताइए। ये तो एकदम सिंपल है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3, ठीक है।
अब देखें 18वें को, संयोजक क्रिया विशेषण के रूप में किसे जाना जाता है? संयोजक क्रिया विशेषण जो होता है इसके रूप में हम किसको जानते हैं बताइए? वाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को जानते हैं, उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को जानते हैं, या अनुबद्ध क्रिया विशेषण को जानते हैं, या इसमें से हम किसी को नहीं जानते? बताइए। सही जवाब क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को हम इसमें जानते हैं, वही होता है संयोजक, संयोग करता है। अच्छा 19वें को देखिए, निमित्त लिखा हुआ है, निमित्त होता है असल में वास्ते, लिए, हेतु, इस तरह के शब्द दिए हैं। आपको ये बताना है कि ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता होगा, तो वो उद्देश्य क्या है? संबंध बोधक अव्यय के लिए ये हेतुवाचक का काम करते हैं, या फिर संबंध बोधक अव्यय के लिए ये साधन होते हैं, या संबंध बोधक जो अव्यय होता है उसका ये विरोध करते हैं? क्या करते हैं बताइए? तो देखिए यहाँ पे हेतु की बात हो रही है, तो ये विरोध तो नहीं करेगा, ये तो सहयोग करेगा। लेकिन अब ए और बी में से असमंजस की स्थिति है, आप पकड़े इसमें से कौन सा होना चाहिए? सही जवाब इसका ए हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय के लिए ये हेतु का काम करते हैं, हेतु है ना, तो हेतु से हेतु को मिला लीजिए। अब देखते हैं 20वें प्रश्न को। यहाँ देखें ईंधन शब्द का तद्भव क्या होता है? ईंधन जो शब्द है इसका तद्भव क्या होता है आपको बताना है। तो ईंधन होता है, आग होता है, ईंधन होता है, लकड़ी होता है। हालांकि ईंधन जो शब्द है ये अपने आप में खुद ही शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर हमें ढूंढना है इसका तद्भव, यानी इसका बिगड़ा रूप। और 20वें को देखें तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ईंधन। हालांकि गांव में आप सुनेंगे ना तो जो ग्रामीण लोग हैं वो ईंधन भी कहते हैं, ईंधन बोलते हैं, लेकिन वो लोक भाषा हो जाएगी, लोक बोली हो जाएगी। यहाँ पर ईंधन जो है ये तद्भव होता है, उसमें आप एक बिंदु लगा देंगे तो ये तत्सम बन जाएगा, ईंधन। अच्छा 21वें प्रश्न को देखिए, एकलौता। एकलौता जो है एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तत्सम आप बताइए। एकल पुत्र, एकलौता, ठीक है, एकल पुत्र। अगर इकलौती लिखा होता तो हम क्या पढ़ते? एकल पुत्री। अच्छा 22वें को देखते हैं, 3 कर्मों में क्या शामिल नहीं किया जाता है? मनुष्य के 3 कर्म होते हैं। अब 3 कर्मों में क्या शामिल नहीं है बताइए? सतोगुण, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। और 22वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। विकल्प इतने आसान है, यहाँ बात हो रही है कर्म की और यहाँ आप बात कर रहे हैं गुण की, तो कोई इसमें दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों शामिल। संचित कर्म होता है, प्रारब्ध होता है और क्रियमाण होता है, और हमारा वश जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्रियमाण पर चलता है। हम जो कर सकते हैं वही हमारे हाथ में है, जो संचित है वो पीछे का है, लोग उसको पूर्व जन्म का माने, या इसी जन्म में जो अच्छे काम आपने किए थे वो इकट्ठे होते गए। लेकिन वर्तमान में जी रहे हैं तो क्रियमाण पे ही हमें ध्यान देना होगा, तभी प्रारब्ध भी सुनिश्चित होगा और तभी कुछ संचित भी होगा। इसके बाद देखते हैं 23वें को, आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान एक शब्द है, ठीक, पर्यायवाची आपको बताना है। सुरनदी होगा, अंततोगत्वा होगा, मंजूरी होगा, चिरंजीवी होगा। आयुष का मतलब होता है आयु, स्वास्थ्य, और मान मतलब युक्त, तो स्वास्थ्य और प्रबल आयु से युक्त, उसी को कहा जाता है आयुष्मान। इसीलिए जब आप बड़ों के चरण के आगे झुकते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, खुश रहो लेकिन आयुष्मान भव, ये आशीर्वाद का प्रत्युत्तर है ना। तो यहाँ आप बताएं, और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से डी वाला, चिरंजीवी। इसके बाद देखें 24वें प्रश्न को, आशीर्वाद शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित शब्दों में से क्या नहीं होगा? देखें और बताएं। आशीर्वचन नहीं होगा, आगणन नहीं होगा, मंगल कामना नहीं होगा, या फिर आशीष नहीं होगा। और 24 जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका आगणन हो जाएगा। आगणन जो है इसका तात्पर्य आशीर्वाद से नहीं होता है, गणना से होता है। बाकी जितना चीज़ है ना वो सभी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, तरुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द इसमें से कौन सा होगा? तरुण, देखें, वृद्ध होगा, ग्रहित होगा, ग्रह होगा, नष्ट होगा। वृद्ध होगा निश्चित तौर पे। तरुण का मतलब होता है युवा, युवान जो होते हैं, जिनकी उम्र जो है वो 21 से ऊपर की होती है और 30 के अंदर की होती है, उन्हें तरुण कहा जाता है। ठीक, तो उसका अपोजिट हो जाएगा वृद्ध। अच्छा आप देखें यहाँ 26वें को, मीठा शब्द का विपरीतार्थक क्या होना चाहिए? फीका होगा, स्वादिष्ट होगा, भोग होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो मीठे का तीखा भी होता है, तीता भी होता है और फीका भी होता है। तो यहाँ ये इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प कैसे दिए, तो ए वाले को चुन लेते हैं। अच्छा आप 27वें की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि आप प्रूफ देते हैं तो वो प्रमाणित हो जाती हैं, यानी सिद्ध हो जाती हैं। कुछ जो है वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होते, तो इनको क्या कहा जाएगा? अपरिमेय कहा जाएगा। अपरिमेय कहा जाएगा कि अप्रमेय कहा जाएगा? अब ये बताइए।
गणित जब आप हल करते हैं ना छोटी कक्षाओं में, तो वहाँ थ्योरम होते हैं यानी प्रमेय होते हैं, और प्रमेय को एक निर्धारित विधि के द्वारा मतलब गणितीय संक्रिया के माध्यम से आप सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अप्रमेय। अगर प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सके तो उसको कहेंगे प्रमेय, और नहीं सिद्ध किया जा सके तो अप्रमेय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें 28वें को, जो न जाना गया हो वाक्यांश है, शब्द बताइए। अज्ञात। ठीक। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपवाद है? अपवाद का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। अपवाद जो शब्द है ना, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसका बहुअर्थी शब्द नहीं है। तो मध्य, कलंक, किसी नियम की छूट, दोष। और 29 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका इसका ए वाला, मध्य। ठीक है, मध्य जो है ये अपवाद का अनेकार्थी नहीं है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। अज का अनेकार्थी शब्द इसमें से आपको ढूंढना है। तो वर्ण होगा, वृत्त होगा, पिता होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। और प्रश्न संख्या 30 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, पिता। अज का अनेकार्थी शब्द जो है वो पिता। ठीक है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है। अज जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अजन्मा, यानी ईश्वर को मूल रूप से कहा जाता है। अब यहाँ आप देखें 31वें शब्द को, माफ कीजिएगा प्रश्न को। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यांशों से मिलकर कोई वाक्य बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। साधारण वाक्य कहते हैं, मिश्रित कहते हैं, जटिल कहते हैं, या संश्लिष्ट कहते हैं? 31 सही जवाब इसका डी हो जाएगा, संश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, संश्लिष्ट होता है, उसकी सृष्टि की जाती है। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। अंगूठे पर मारना, मुहावरे का सटीक अर्थ आपको बताना है। अंगूठे पर मारता हूँ, इस चीज को मैं अंगूठे पर मारता हूँ, इसका मतलब क्या है? आप उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, यानी परवाह नहीं कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। किसी बात की चिंता न करना, इसके लिए मुहावरा आपको चुनना है। अर्थ आपको बता दिया है, मुहावरा बताइए। अंगार सिर पर धरना, अन्न जल उठाना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, और एक और कहावत है घोड़े बेचकर सोना। इसके अलावा आप देखें इसमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है। तो डी वाला हमेशा सुविधा संपन्न होता है, लेकिन खतरनाक भी है, उसको नहीं चुनना है। यहाँ पर हम सी वाले को चुनते हैं। ठीक है, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, दुनिया उलट ही क्यों ना जाए, लेकिन हम अपनी नींद सोएंगे और अपनी नींद जागेंगे, यानी कोई परवाह नहीं। और ऐसा जो व्यक्ति है वो भी अपने आप में राजा ही है। इसके बाद देखें 34 को। यहाँ पर कहा गया कि अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये पहला वाक्य। आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की। मैंने कल मुंबई जाने को है, ये मुंबईया भाषा का ही एक रूप दिखाई देता है। अब इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। मतलब अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है, गलत कौन सा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे कल मुंबई जाना है, ऐसे बोलना है। 35 को देखें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। लोमड़ी बोली, ए हाथी तुम कहाँ जाती है। यहाँ जो वाक्य दिए हैं थोड़े हास्यास्पद अवश्य ही है, लेकिन इन्हें ध्यान से देखिएगा। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, वह आप से आप चला गया, और इसमें से कोई नहीं। मतलब यह है कि इसमें बाकी सब गलत हैं, कोई एक सही हो सकता है। और सही इसका दूसरा वाला है, यानी बी वाला। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये जो है ना ये एकदम शुद्ध है। बाकी ए वाले को अगर देखें तो लोमड़ी बोली, कॉमा लगाएं, ए हाथी तुम कहाँ जाते हो, और ये संबोधन है तो आगे एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल होता है वो लगाना पड़ेगा। वह आप से आप चला गया, वह अपने आप चला गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 36 को देखिए। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यदि धन अपि, यद्यपि है ना। अब बताइए संधि कौन सी? संधि आपको पहचाननी है, न कि विच्छेद करना है। तो 36 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यण संधि है। ध्यान से देखिए। अब यहाँ लिखा हुआ है उष्णोदन। उष्णोदन ये शब्द है, इसका आपको पहले तो विच्छेद करके और उसके बाद पकड़ना है कि संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो संधि है आपने अब तक देखा होगा, सही जवाब इसका हो जाएगा वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। पदच्युत, पदच्युत। ठीक है, अब इसमें आपको तत्पुरुष मतलब जो समास का विग्रह किया जाए उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है? तत्पुरुष के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी भी संतति होती है। तो यहाँ समासों के जो छोटे छोटे प्रकार हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये कौन वाला तत्पुरुष? पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से हटाया गया। षष्ठी है, पंचमी है, विभक्ति के हिसाब से होता है। और 38 जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा, ये पंचमी तत्पुरुष। बी को हमने चुन लिया, बी वाला है। 39 को देखें। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा इसमें बताइए? द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। और 39 जो आप देख रहे हैं सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला, बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि समास है, 4 हैं भुजाएं जिसकी।
प्रश्न संख्या 40, श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार एक रस है, स्थायी भाव इसका रति होता है। और 40वां जो आप देख रहे हैं, 2 ही प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। संयोग में पैचअप होता है और वियोग में ब्रेकअप होता है। अब इसके बाद देखते हैं 41 को। अति उपसर्ग में किस अर्थ में इसको लिया जाता है? मतलब पूछा ये गया है कि अति जो उपसर्ग है, अति एक उपसर्ग है, आप जानते हैं, इसको हम किस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं? तो ऊपर स्थान में श्रेष्ठ इत्यादि के लिए, सीमा या अधिक मतलब सीमा से परे या अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीछे अथवा समान के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं? 41 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। अधिक, अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई चीज़ अगर सीमा से परे होती है तो उसके लिए भी। प्रश्न संख्या 42, अनुचर में कौन सा उपसर्ग है बताइए? निश्चित तौर पर अनु है, ठीक है। अनु उपसर्ग यहाँ जुड़ गया, चर जो है वो मूल शब्द है। प्रश्न संख्या 43, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में इस्तेमाल होते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। इनके योग से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके वाक्य में संशोधन कर देते हैं। माफ कीजिएगा, उसके शब्द में या उसके शब्दार्थ में संशोधन कर देते हैं। शब्द का दूसरा अर्थ हो जाता है या उसकी महिमा मंडन का ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आप बताएं, ऐसा जो शब्द बनता है जिसमें कि कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया या धातु के अंत में जुड़े, तो ये क्या चीज़ कहलाता है? प्रश्न संख्या 43 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, कृदंत, ठीक है, कृदंत। प्रश्न संख्या 44, इंद्रियों की और उसके आगे एक ब्लैंक स्पेस पशुधर्म है। उल्लंघन, अलंघनता, उल्लंघन था, इसमें से बताइए। उल्लंघन का मतलब होता है लांघना। और प्रश्न संख्या 44 सही जवाब इसका सी हो जाएगा, उल्लंघनता, ठीक है। इंद्रियों की उल्लंघनता पशुधर्म है। यहाँ अगर का होता ना, इंद्रियों का, तो उसकी जगह हम लगाते उल्लंघन, तब वाक्य कुछ इस प्रकार से होता, इंद्रियों का उल्लंघन पशुधर्म है, वो भी सही होता। लेकिन यहाँ पर है कि, तो उसी हिसाब से हमें प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 45 को देखें, इसमें ये कहा गया कि तार लेखन के लिए निम्नलिखित में से, माफ कीजिएगा, सार लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आपसे सारांश लिखने के लिए कहा जाता है, यहाँ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको गद्यांश की प्रवृत्ति पता होनी चाहिए। तो अर्थ, भाषा, प्रकार, आकार बताएं। और 45 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रकार। प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थ होना चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए और आकार जो है वो छोटा होना चाहिए। सार लेखन में सारांश जो है वो एकदम संक्षिप्त होता है। अच्छा, इसके बाद 46 को देखिएगा, यहाँ कहा गया कि आई वॉज ओवरजॉयड, ठीक। अब ये वाक्य है, मतलब अंग्रेजी का है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बताना है इसका सटीक अर्थ क्या होना चाहिए। तो मैं अत्यधिक ज्वाय में था ठीक है, और मैं अधिक विलासिता में था, मैं अधिक उल्लिसित था, मैं अधिक इल्लिसित था, बताइए। ओवरजॉयड। और 46 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला, उल्लसित यहाँ पे होना चाहिए, ना कि उल्लिसित। मैं अत्यधिक या अधिक, ओवर का मतलब यहाँ पे अतिरेक से होता है, तात्पर्य है, ठीक है। तो अत्यधिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अत्यधिक उल्लासित था या प्रसन्न था। इसके बाद 47 को देखें, आई फेल्ट पैनिक स्ट्राइकन एट द साइट ऑफ द लायन, ठीक है। आई फेल्ट पैनिक स्ट्राइकन एट द साइट ऑफ द लायन। तो शेर को देखकर तो सभी की खड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका सटीक जो हिंदी अनुवाद है वो क्या है। तो मैं शेर के स्थान को देखकर डर गया, मैं शेर को देखकर आतंकित हो गया, या उपर्युक्त दोनों भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और 47 जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा, मैं शेर को देखकर आतंकित हो गया, ठीक है। पैनिक स्ट्राइकन इसका मतलब होता है आतंकित हो जाना। सामान्य डर और आतंक में फर्क होता है। प्रश्न संख्या 48 को देखें, यहाँ पे अशासकीय पत्र का सटीक अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा बताइए। ये एक्सप्रेस लेटर कहलाता है, इंडोर्समेंट कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, या अनऑफिशियल लेटर कहलाता है। अशासकीय पत्र जो शासकीय न हो। और 48 जो है इसका सही जवाब तब अनऑफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अगर शासकीय कहा जाता तो आप ऑफिशियल लिखते, उसमें अन जोड़ दिया, मतलब ये उल्टा हो गया। प्रश्न संख्या 49, अनुस्मारक का सटीक अंग्रेजी अनुवाद आपको चुनना है। क्या होना चाहिए इसमें से? रिमाइंडर होना चाहिए। जब पत्र के बाद पत्र भेजने पर भी कोई कार्रवाई न हो तो अंत में अनुस्मारक लगा के भेजा जाता है। प्रश्न संख्या 50 और हिंदी का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ देखें कि पत्र लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? सहजता, शैली, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। तो भाई पत्र लेखन अगर आप कर रहे हैं तो ये तीनों ही चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज पत्र जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम डी को चुनते हैं कि इसमें से हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते।
अब आते हैं थोड़ा दिमागी कसरत पे। यहाँ देखिए ये ब्लड रिलेशन वाला लच्छेदार प्रश्न है, बिल्कुल जलेबी की तरह। और इसमें पूछा गया है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। बहुत सही। अब बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। थोड़ा मजे लेके आप रीजनिंग को करेंगे ना तो ये आसान हो जाएगी। अब यहाँ रिलेशन आपको जोड़ना है। स्त्री ने कहा कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, ठीक। और इसमें से आप चुने और 51 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला। यहाँ दामाद वाला जो रिलेशन है वो आप पकड़ लीजिए, सन इन लॉ। इसके बाद 52 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गोलू पुत्र है भोला का, ठीक है। भोला जो है वो गोलू का बाप है। सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की, दाबू भाई है भोला का। जानबूझ के यहाँ इंटरेस्टिंग नाम रखे गए हैं ताकि आप थोड़ा मजे लें इसमें। अब आपको ये बताना है कि चुन्नी और सुरमा का आपस में क्या संबंध है। सुरमा अगर आप नहीं जानते तो सुरमा काजल को कहा जाता है। अब बताइए चुन्नी और सुरमा ये दोनों जो है ये आपस में रिलेट करती हैं कैसे। और 52 जो आप देख रहे हैं सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बुआ का संबंध है, बुआ भतीजी का संबंध है, यहाँ आप बी को चुनें। चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है तो बुआ का है, और सुरमा का चुन्नी से क्या संबंध है तो भतीजी का है। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में, मतलब 4 शब्द हैं, प्रश्न जो दिया है उसमें से आप 3 जो देखेंगे, मतलब 4 शब्द हैं, 3 जो है वो आपस में आप एक दूसरे से मैच करते हैं या एक जैसे हैं, कहने का मतलब एक उनमें विलग है, विषम है, और उसी विषम की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ ध्यान से देखें, गाय, घोड़ा, हाथी और बतख। अलग कौन है आप देख ही पा रहे हैं, बतख। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिए गए 4 में से 3 जो है वो एक जैसे हैं, एक अलग है उसमें से। तो यहाँ 120 है, 145 है, 37 है और 50 है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तीनों से भिन्न है। और 54 जो आप देख रहे हैं सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 120 ये बाकियों से अलग है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, 55। यहाँ 4 जो है वो एक जैसे हैं, चौथा जो है इसमें से, मतलब माफ़ कीजिएगा, यहाँ 4 अलग अलग जो संख्याएं हैं वो दी हुई हैं, समूह दिया हुआ है असल में, उसमें से 3 जो है वो एक जैसे हैं, चौथा इसमें से भिन्न है, और वो कौन सा है ये आपको पकड़ना है। 55 और 55 जो आप देख रहे हैं ना सही जवाब इसका ए हो जाएगा। इसमें से 7202 जो है वो अलग है, बाकी जो संख्याएं आप देख रहे हैं वो सभी एक जैसी। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। यहाँ भी वही बात है, इसमें से आपको विषम का चयन करना है। तो यहाँ SUW दिया हुआ है, CFI दिया है, PSV दिया है, ADG दिया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इनका नंबर मतलब कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। और 56 आप देख पा रहे हैं सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसमें से ये इसमें से भिन्न है, बाकी जो है वो सभी एक जैसे। 57 यहाँ भी वही बात है, बताइए इसमें से चारों में से भिन्न कौन सा है। और 57 का सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला, ठीक है। TPR जो है वो इसमें से भिन्न है। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है। कहा गया कि एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। 15 किलोमीटर फिर चलता है बाएं मुड़ने के बाद। अब वह दाहिने मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है बताइए। प्रारंभिक स्थान यानी जहाँ से वहाँ उसने शुरू किया था अपनी इनिशियल पोजीशन से, वो कितनी दूर आ गया है। और 58 आप देख पा रहे हैं सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, इसमें से सी होना चाहिए। 25 किलोमीटर वो दूर आ गया है। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। रमेश कहता है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब उसको सही दूरी नहीं मालूम है, पहली बात। और उसका छोटा भाई सुरेश कहता है कि रेलवे स्टेशन उसके घर से कम 10 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो रेलवे स्टेशन उसके घर से कम कितनी दूरी पर है। ये दोनों तो आप अंदाज़ा यहाँ लगा ही रहे हैं। आपको यहाँ पर बताना होगा सही कि उसका जो मतलब रेलवे स्टेशन और उसके घर के बीच की दूरी है वो कितनी है। तो 59 आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 10 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ ज़्यादा सटीक अंदाजा कौन लगा रहा है, सुरेश लगा रहा है। इसके बाद देखें अगले वाले को। यहाँ 60वें प्रश्न में कहा गया कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ उसकी जो वर्तमान आयु है वो आपको बतानी है, और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से 40 साल, ठीक। प्रश्न संख्या 61। एक पिता की उम्र अपने बड़े लड़के की उम्र की दुगुनी है, मतलब अगर बड़ा लड़का जो है वो 19 साल का है तो ये 38 साल के होंगे ऐसा। और 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। यदि उसके दोनों लड़कों की वर्तमान उम्र का अंतर 15 साल का है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है।
अब यहाँ मज़े की बात यह है कि अच्छी खासी उम्र दी हुई है और 61 आप देख पा रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा बी। ठीक है, 50, वर्तमान उम्र जो है वो 50 साल। प्रश्न संख्या 62, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद बृहस्पतिवार पड़ता है, यानी 15 अगस्त की तारीख के 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद बृहस्पतिवार है। तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ेगा, यानी सितंबर महीने का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो 62वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा, वही दिन होगा जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 63 को देखते हैं। यहाँ देखें, 1988 यानी 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया और 1989 में ये किस दिन मनाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा दूर का नहीं पूछा है, नहीं तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ सीधे सीधे भी आप कर सकते हैं और ध्यान से देख लीजिएगा कि ये लीप ईयर ना हो, लीप ईयर होगा तो परिवर्तन होगा। फिलहाल 63 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा डी वाला, शुक्रवार। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि ग्राफ है। अब ये ग्राफ आपको देखना होगा, इसमें जो वाई एक्सिस है उसमें मात्रा दी हुई है हजारों में, ऑटोमोबाइल का उत्पादन यहाँ दिया हुआ है और ABC करके यहाँ पर 3 अलग अलग जो कंपनी की शाखाएं हैं यानी ब्रांचेज हैं वो दी हुई हैं। साथ में जो एक्स एक्सिस है उस पर वर्ष दिया हुआ है। अब आपको ये देखना होगा कि ABC जो ब्रांचें हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो उत्पादन किया गया है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो ग्राफ को बहुत ध्यान से देख लीजिए और यहाँ इसके बाद अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 2012 से लेकर 2015 के दौरान शाखा बी के द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ कुछ विकल्प दे रखे हैं जैसे कि 25, 50, 100 और 40। और 2012 से लेकर 2015 तक की बात है और इसमें से आप चुनेंगे किसको। 64 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 50% की वृद्धि हुई है। यहाँ बात हो रही है 2012 से लेकर 2015 के बीच की। अच्छा, अब अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए 2014 में तीनों शाखाओं के द्वारा ऑटोमोबाइल का कुल उत्पादन, मतलब जो 3 शाखाएं आपने देखी हैं, कुल उत्पादन जो है वो 2016 में बी और सी शाखाओं के कुल उत्पादन से कितना अधिक या कितना कम है, ये आपको बताना है। और 65 आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, 5 अधिक या 5 कम। प्रश्न संख्या 66, यहाँ देखिए अब यहाँ से फिर मामला बदल गया है। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये जो समीकरण है ना, ये संतुलित नहीं है। समीकरण के सही होने का मतलब क्या है, वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। आपने बहुत सारे इस तरह के जो समीकरण है उन्हें सिद्ध किया होगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री या ऐसे नॉर्मल। तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, आप इसे हल करके देखिएगा। अगर आप 2 चिन्हों को आपस में बदल देते हैं, यानी अदला बदली उनकी कर देते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। कौन से चिन्ह आपको बदलने हैं? तो 66वां जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला। प्लस और डिवीज़न का जो चिन्ह है, यानी भाग का, धन और भाग का चिन्ह जो है, ये दोनों आप बदल दीजिए आपस में। यानी जहाँ पर प्लस का सिंबल है वहाँ पे डिवीज़न लगा दीजिए और जहाँ डिवीज़न का है, डिवाइड करने का सिंबल लगा हुआ है, उसकी जगह आप प्लस लगा दीजिए। ये समीकरण अपने आप बैलेंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि 4 मित्र जो है वो ताश खेल रहे हैं, अच्छी बात है। शंकर मनोहर के दाईं ओर है, अब यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक गोलाकार लगभग अरेंजमेंट है उसमें बैठे हुए हैं। तो शंकर मनोहर के दाईं ओर था, उमीगर जो है वो जीतेश्वर के बाईं ओर था। नाम काफ़ी अच्छे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है, यानी पार्टनर्स का है, मतलब यहाँ 2-2 का बना हुआ है, जोड़े का मतलब यही है। तो बताइए इसमें से जोड़ा जो है कौन सा है, बताइए। मनोहर और जीतेश्वर का है, उमरीगर और शंकर का है, मनोहर और शंकर का है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। फिलहाल 67 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये उमरीगर और मनोहर का पेयर है। तो अगला वाला अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अब 68वें में आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, मतलब चाहे आप जिस ओर से गिने वो 5वें नंबर पे आएगा। तो आपको ये बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। आराम से आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि पोजीशन दोनों ओर से देखने पर एक है। और 68 जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 वृक्ष रहे होंगे उस पंक्ति में, ठीक है। 10 भी यहाँ दिया है लेकिन भूल कर भी उसको मत लगाइएगा, 9 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 69 को देखिए, 69। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है यानी स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ में तथा अंत में भी स्त्रियां हैं, महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है, शुरुआत में भी महिलाएं हैं और अंत में भी महिलाएं हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या आपको बतानी।
और 69 जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। कुल मिलाकर 6 पुरुष हैं उसमें। प्रश्न संख्या 70 को देखिए। यदि सांकेतिक भाषा में यानी कोड लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो 24685 इसको हम लिख सकते हैं 33776। उसी प्रकार से आपको 35791 जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो बताइए कि इसका नया कोड क्या होगा। आपने कोड बदल दिए, अब नया कोड आपको बताना है। तो 70 जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 44882 ये जो आप कोडिंग यहाँ देख रहे हैं ना, ये परफेक्ट है और हम इसीलिए बी को चुनते हैं। 71 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 586 का मतलब होता है 293। असल में नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको मानना है। तो उसी प्रकार से 488 का उसी पैटर्न के हिसाब से क्या मतलब होना चाहिए, मतलब इसकी जगह हम कौन सी संख्या लिख सकते हैं। नीचे कुछ विकल्प दिया है, आप देख पा रहे हैं। और 71 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 244 ठीक है। 488 का क्या मतलब हो जाएगा 244। इसके बाद देखिए 72 यानी 72वें को 7964325 इसका मतलब होता है 6975234। उसी हिसाब से 5822139 का मतलब होता है 2859312। तो अब आपको डिकोड करना है कि 7469851 इसका मतलब क्या होता है। इसे आप कोड में कन्वर्ट करेंगे, डिकोड नहीं करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने पर कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगी, वो आपको इस विकल्प में से चुनना है। 72वां आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 64 यहाँ आप देखें 6471589 ये जो है ये इसकी नई कोडिंग हो जाएगी, जिसे आप यहाँ पे पहचान पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। कैट को 24 लिखा जा सकता है, सैड को हम लिख सकते हैं 24, दोनों के लिए हम 24 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शी को क्या लिखेंगे। CAT कैट इसका मतलब है 24 या 24 जो आप कहना चाहें। SAD सैड और सैड का यहाँ जो कोडिंग किया गया है वो भी सेम है। तो शी को क्या लिखेंगे। और 73 जो है ना, इसका पैटर्न पहले देख लीजिए किस पैटर्न के आधार पे कोडिंग की गई है, और उसी पैटर्न के आधार पे अगर आप कोड करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 32 आ जाएगा, यानी 32। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 74 में कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि यहाँ जो दिया हुआ शब्द है जो कि लिखा हुआ है फ्रेंडशिप, इसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट और जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं उसी का प्रयोग करके आप ये 4 शब्द बनाएंगे। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इसके प्रयोग से नहीं बनने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें घट जाएगा। तो 74 आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो फ्रेंडशिप के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके कॉम्बिनेशन से नहीं बनने वाला है। यहाँ अगर हम देखें तो एन आपको मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, लेकिन ओ नहीं मिलेगा। फ्रेंडशिप में कहीं भी ओ अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है और ओ के बिना 1 बनने वाला है नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि जो यहाँ शब्द दिया हुआ है ठीक पिछले वाले की तरह से है। शब्द दिया है, उसके आधार पे 4 यहाँ अलग अलग शब्दों को बनाया गया, लेकिन कोई एक इसमें से ऐसा है जो कि इसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं बनने वाला है। मतलब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके ये पूरा नहीं बनेगा। तो लिखा हुआ है इन्वायरमेंट और नीचे जो शब्द दिए हैं उन्हें आप देख रहे हैं। इमिनेंट लिखा है, एंटर लिखा है, मूवमेंट लिखा है और एंट्रेंस लिखा है। और इसका जो सही जवाब है 75 का वो इसमें हो जाएगा डी वाला, एंट्रेंस। ठीक है, एंट्रेंस जो है वो इन्वायरमेंट के कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट हैं उनके कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, यहाँ ए आपको नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट में ए मौजूद ही नहीं, तो ये बनने वाला है नहीं। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ है स्मृति सहायक और स्मृति, ये जोड़ा बना है। ठीक है, ऐसा ही जोड़ा आपको नीचे से ढूंढना है। तो बताइए, श्रोता और भाषण का कॉम्बिनेशन है, नाटक और अभिनय का कॉम्बिनेशन है, स्वर परीक्षण यानी ऑडिशन। अब यहाँ थोड़ा सा शुद्ध हिंदी से परेशान नहीं होना है, स्वर परीक्षण का मतलब होता है ऑडिशन। ठीक है, तो स्वर परीक्षण का संबंध म्यूजिक यानी संगीत से है, और शामक का जो संबंध है वो निद्रा से है, यानी सेडेटिव का संबंध है स्लीप से। तो बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से। और 76 को आपने देखा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सेडेटिव और स्लीप वाला जो कॉम्बिनेशन है वो स्मृति सहायक और स्मृति दोनों के तालमेल से काफ़ी हद तक मेल खाता है। इसके बाद 77 को देखें, यहाँ फिर से वही कॉम्बिनेशन, मतलब जोड़ा बना के दिया हुआ है, वैसा ही जोड़ा आपको ढूंढना है। तो यहाँ लिखा हुआ है वस्तु विनिमय और वस्तुएं। ठीक, ऐसा ही आपको खोजना होगा। तो आवागमन और ट्रैफिक लिखा है, यानी टू कम एंड गो, मतलब ट्रांसपोर्ट असल में। इसके अलावा वाद विवाद और चर्चा है, उपचार और रोग है, पत्र व्यवहार और पत्र है, यानी करेस्पॉन्डेंस और लेटर। इसमें से आपको कॉम्बिनेशन चुनना है।
तो 77 जो है इसका सही जवाब इसमें डी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं करेस्पॉन्डेंस और लेटर ये जो है ये आपस में संबंधित हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वस्तु विनिमय वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। राहुल दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर दाहिने मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा में वो पहले 30 मीटर चलता है, जहाँ पहुँचता है वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ता है और फिर से 30 मीटर चलता है। फिर एक बार वो बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर आ गया है। अब ये अगर आप एक डायग्राम बना लेंगे तो आपको सुविधा होगी। फिलहाल इसका जो सही जवाब है 78 का, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला 50। अपनी स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन जो है वहाँ से वो 50 मीटर दूर आ गया है। 79 को देखें। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है जो कि छिपी हुई है नीचे दिए गए बक्सों में, और किस बॉक्स में ये छिपी हुई है बस वही आपको ढूंढना है। तो इस डिज़ाइन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, यही आपको खोजना है इसमें कहाँ पर छिपा हुआ है। तो हाइड एंड सीक का खेल है, यहाँ देखें ध्यान से, बिल्कुल ऐसी ही आकृति आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। 4 विकल्प देख लीजिए, ये देखिए, और इसका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। ये देखिए यहाँ पे है ये, ठीक, यहाँ पे ये छिपी हुई है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए R7MP ये दिया हुआ है। अब इसका सही मिरर इमेज कौन सा होगा ये आपको बताना है। जो चीज़ें आप लिखते हैं, मतलब कोई भी लिखा हुआ जो शब्द होता है या वाक्य होता है या चीज़ें होती हैं, वो मिरर में उल्टी दिखाई देती, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है, कैसी बनेगी। और ये एक चीज़ बताई गई है कि जो यहाँ आकृति दी हुई है ना R7MP, उसके दाईं ओर से दर्पण रखा गया है। दर्पण की जो दिशा है वो दाहिनी ओर है। तो नीचे जो बक्से बने हुए हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से डिज़ाइन बनने वाला है, ऐसा ही बनेगा मिरर में। प्रश्न संख्या अगला यानी 81। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है और उसकी सही मिरर इमेज आपको बतानी है। यहाँ आपको बुद्धि खर्च करनी है। देखिए ये डिज़ाइन है और हाँ दाहिनी ओर से दर्पण रखा गया है, ये आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है। इसका आपको उल्टा करना है। मिरर में कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, तो दिशा परिवर्तन हो जाता है। मिरर इमेज इसकी बनेगी कैसी, 81 को आप देखें, सही इसका जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, ठीक, सी वाले के हिसाब से बनेगी। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद देखें अगले को यानी 82। यहाँ फिर से रक्त संबंध वाले प्रश्न है। तो ब्लड रिलेशनशिप में इसमें पूछा गया है कि पहले आप देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है। ये एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। पति, दामाद, पुत्र और पिता, आराम से आप जोड़ सकते हैं इसमें कनेक्शन। और 82 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दामाद का संबंध है। अभी पीछे हमने ऐसे ही एक क्वेश्चन हल किया है। यहाँ पर फिर से एक बार आ गया। गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। तो बताएं कि यहाँ चुन्नी का सुरमा से अभी पीछे हमने इसको हल किया है ना। तो छोड़ दीजिए, या आप चाहें तो कर भी सकते हैं। 83 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुआ का संबंध है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। 84 को देखें। यहाँ पर कुछ काम की बात है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि कथन के आधार पर कौन कौन सा निष्कर्ष इसमें फिट बैठता है। तो सभी मानव माता पिता हैं, सभी माता पिता शिक्षक हैं। तो ये बात तो सही होती है कि सभी माता पिता शिक्षक होते हैं, लेकिन सभी मानव माता पिता हों ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा। अब ये जो वाक्य दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, इसका हमें निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष निकालने की मेहनत भी नहीं करनी है, वो भी यहाँ दिया हुआ है। कहा गया कि कुछ शिक्षक जो है वो माता पिता हैं, कुछ शिक्षक मानव हैं। दोनों निष्कर्ष यहाँ निकल रहे हैं, मतलब पहला भी दूसरा भी, या इसमें से कोई एक ही निकलेगा या सिर्फ एक, या दोनों में से कोई नहीं। तो कई सारे विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देख लीजिए। और 84 जो है इसको आपने देखा। सही जवाब इसका क्या होगा, इसका ए वाला हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही निष्कर्ष जो है वो अपनी अपनी जगह सही है। सभी मानव माता पिता हो सकते हैं और दूसरा वाला कथन भी सही है। तो इसलिए हम इसमें से ए वाले को चुनते हैं, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। इसे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। यहाँ फिर से वही कथन कारण दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया है असल में। तो कथन में कहा गया कि सभी शिक्षक जो हैं वो चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार अमीर हैं। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं और कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष ज़्यादा सही होगा, और प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। 85 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष पहला ही सही निकल रहा है, न दूसरा ही सही निकल रहा है, ये दोनों गलत हैं यहाँ पे।
ठीक, यहाँ जो कहा गया है उसके हिसाब से एक भी इसमें से फॉलो नहीं करते और इसीलिए हम इसमें से बी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि एक रिटेल स्टोर वेफर्स के एक बड़े पैकेट पे अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। वेफर्स का एक बड़ा पैक है, ठीक है, बड़े पैक आपने खरीदे होंगे, तो बड़े पैकेट पर जो अंकित मूल्य है, उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है, उस पर वो 20% की छूट दे रहा है। बिक्री की अवधि के बाद, मतलब बिक्री के बाद जो छूट है वो बंद कर दी जाएगी, एक अवधि के बाद बंद कर दी जाएगी, मतलब वो छूट जो है वो सीमित समय के लिए। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान हो जाएगा। जब वो छूट बंद होगी तो विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला जो मूल्य है वो लिखे हुए मूल्य के बराबर होगा, मतलब जितना दाम लिखा है उतने पे ही उसे बेचा जाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो ज़्यादा सही होता है। तो सेल खत्म हो जाने के बाद, जैसे कंपनियां सेल चलाती हैं, तो यहाँ देखें सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा। हालांकि मार्केटिंग में आजकल ये भी आ गया है। और सेल खत्म हो जाने के बाद जो स्टोर है, स्टॉक है, वहाँ पे वेफर्स के बड़े पैकेट ही बंद हो जाएंगे। सेल खत्म होने के बाद पैकेट की कीमत में 20% का इजाफा हो जाएगा। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न बिल्कुल सीधा है, निष्कर्ष भी सीधे साधे। और 86 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा डी वाला। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डाइस बनी हुई है यानी पासा, और एक ही पासा है, उसके दो अलग अलग जो स्थितियाँ हैं वो दिखाई गई हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 613 एक तरफ जो फेज़ है उस पर दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले फलक पे देखें तो 432 दिखाई दे रहा है। यहाँ पूछा ये जा रहा है कि यदि संख्या 1 जो है वो इसमें पासे में नीचे दब गई तो ऊपर वाला जो इसके अपोजिट यहाँ छत पे नंबर आएगा वो कौन सा होगा, मतलब संख्या कौन सी होगी। तो 87 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, 4 आएगा। अगर 1 नीचे होता है तो 4 हमेशा ऊपर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक टेबल बनी है 2002 से लेकर सन 2000 से लेकर 2002 में एक निजी फर्म के कर्मचारियों के वर्गीकरण को ये टेबल यानी जो सारणी है वो दर्शाती है। तालिका यानी सारणी का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें से जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कौन से सही होंगे। पहले ये जो टेबल है इसको देख लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है सन 2000 में और 2002 में। यहाँ नीचे जो उत्तर दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनको पहले देखते हैं। वर्ष 2000 और 2002 में, मतलब दोनों जो वर्ष हैं, इसमें कर्मचारियों की श्रेणी में किस कर्मचारी की संख्या में कोई बदलाव नहीं देखा गया। यहाँ अलग अलग जो श्रेणियाँ हैं वो बनी हुई हैं, जैसे कि मैनेजर है, अकाउंटेंट है, प्रोग्रामर है, टेक्नीशियन है, एनालिस्ट है और प्यून है, ये सब पोस्ट है। तो अब इसमें आपको देखना होगा, संख्या में बदलाव नहीं हुआ है। तो 88 आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैनेजर की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ जो टेबल है उसको देखकर यही मालूम होता है, प्रबंधक की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पूछा गया कि विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय हैज सीन द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द ईयर 2000 to 2002। बताइए, यहाँ पे फिर मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज में आपको देखना है, परसेंट में देखना है, इसमें संख्यात्मक मान पे ध्यान नहीं देना है। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि है वो कौन से एम्प्लॉय में या कौन से कर्मचारी में दिखाई देती है। तो यहाँ मैनेजर, टेक्नीशियन, एनालिस्ट और प्रोग्रामर का नाम दिया हुआ है। और 89, जैसे पीछे हमने देखा था कि किसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। तो 89 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। एनालिस्ट जो है उनके पदों में भारी वृद्धि हुई है, मतलब उन्हें ज़्यादा तादाद में बढ़ाकर रखा गया है। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। अब यहाँ से वो टेबल का काम खत्म हो गया है। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्दों की सूची है, उनको एक अर्थपूर्ण ढंग से आपको सजाना है ताकि उनका एक क्रम से अर्थ निकल सके। तो दिया है मेडिसिन, डिजीज रिकॉग्निशन, कंसल्टिंग, इलनेस, हेल्थ बेनिफिट्स, डॉक्टर। बीमारी आपको होती है, उसके बाद क्या, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वो आपकी जांच करता है, जांच करने के बाद डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं, डॉक्टर आपको जांच की सलाह देता है, आप जांच करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखता है और आपको सलाह देता है या दवा जो है उसको रिकमेंड करता है, पर्चा लिख के आपको देता है, फिर आप दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो 90 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही क्रम इसका ए हो जाएगा और इसी क्रम में इसको रखना बेहतर होगा। सबसे पहले आप बीमार पड़ेंगे तभी तो डॉक्टर की नौबत आएगी। तो इलनेस जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, यानी वो ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पहले नंबर पे चौथे वाले को रखा यानी इलनेस को। उसके बाद आप किसको चुनेंगे, डॉक्टर को। डॉक्टर के बाद फिर यहाँ आप देख रहे हैं, डॉक्टर के बाद डिजीज़ रिकॉग्निशन, डॉक्टर जो है वो बीमारी की पड़ताल करेगा कि हुआ क्या है आपको।
उसके बाद आप देख रहे हैं कि कंसल्ट करेंगे आप उससे, कंसल्ट करने के बाद फिर मेडिसिन, और मेडिसिन के बाद हेल्थ बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये वेन डायग्राम बना हुआ है। आपको ये बताना है कि ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, ये जो 3 शब्द दिए हैं, इनका सबसे अच्छा संबंध इसमें से कौन सा डायग्राम आपको दर्शाता है? ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष। ग्रामवासी जो है सारे गरीब हो, ये आवश्यक नहीं है, कुछ गरीब हो सकते हैं, और उसमें से कुछ जो है वो पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखें और बताएं। और 91 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ए वाला। कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब ये बीच वाला जो है ना, ये असल में ग्रामवासी यानी ग्रामीण को दर्शा रहा है, विलेजर्स को दर्शा रहा है। अब इसमें पुअर पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ उसमें से मेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 92, यहाँ भी वही वेन डायग्राम। भारतीय स्त्रियाँ मतदाता, सभी भारतीय स्त्रियाँ हो ये आवश्यक नहीं है, पुरुष स्त्रियाँ दोनों हो सकते हैं। हाँ, मतदाता जो है वो कुछ ही स्त्रियाँ हो सकती हैं, सब नहीं होंगी। उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वोटर ID बनी ना हो, या फिर वो अभी उस आयु सीमा में ना आती हो। तो अब इसमें से आप देखें और बताएं सबसे अच्छा संबंध कौन से वेन डायग्राम से हम दर्शा सकते हैं। तो 92 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, कुछ ऐसा बनेगा। प्रश्न संख्या 93, यहाँ पर त्रिभुज गिनना है आपको, गिन कर बताइए, गिनिए और बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 21। यहाँ पर टोटल 21 त्रिभुज बनेंगे। 94 को देखें, यहाँ बक्से बने हुए हैं यानी डब्बे, और उसमें कुछ अल्फ़ाबेट जो है उन्हें सजाया गया है, और ये कुछ देखने में वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको अगली वाली आकृति को यहाँ भरना पड़ेगा, मतलब 3 अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें अल्फ़ाबेट का ऑर्डर देख लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे M दिया है, K दिया है, यहाँ ऊपर O और X दिया है। फिर इनका जो सीक्वेंस है, पहली चीज़ तो ये जो यहाँ बीच में विकर्ण है ना, इसकी दिशा बदल गई है। पहले ये इस तरफ था, अभी ये झुक गया है बाईं ओर, और उसके साथ साथ जो अल्फ़ाबेट है वो इसी के साथ चिपक गए हैं, जैसे कि K और M इसके नीचे आ गया है, और साथ में X और O जो है वो उसके ऊपर चला गया है। इसके बाद इसका जो डायगोनल है फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी विकर्ण की दिशा बदल रही है। तो K और X जो है ये यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं आपस में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये तिर्यक रेखा में मौजूद है। और O और M जो है वो दोनों बाकी जो बचे हुए छोर हैं वहाँ पे अरेंज किए गए। तो अगला जो अरेंजमेंट है उसे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा होना चाहिए। और 94 जो आपने देखा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुछ डी वाले के हिसाब से इसका अरेंजमेंट करेंगे, यानी अगला वाला जो नंबर है वो ऐसी आकृति का दिखाई देगा। अगले को देखते हैं। यहाँ पर आपको समुच्चय का चयन करना है। समुच्चय का मतलब होता है समूह, शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ एक समुच्चय बना कर दिया है, ठीक उसी पैटर्न पे आपको ढूंढना है। तो यहाँ 4, 8 और 48 दिया है, ठीक। अब इसी हिसाब से आपको ऐसा ही एक यहाँ ट्रिपलेट ढूंढ कर निकालना है। और 95 आपने देखा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 2, 4, 24 कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे हमने इसे पकड़ लिया है। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। यहाँ आपको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा शब्द शब्दकोश की व्यवस्था के हिसाब से सबसे पहले आएगा। डिक्शनरी अगर आप खोलेंगे तो कौन सा शब्द आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो यहाँ कुछ शब्दों का जिक्र दिया हुआ है, देखें और बताएं। और 96 देख रहे हैं आप, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। गॉड जो है ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद 97, ये ध्यान दीजिएगा, गॉड नहीं है, गॉड है। अच्छा 97 को देखें। 12, 24, 48, 96, आगे क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा हुआ है 384, 384। तो बीच में कौन सी संख्या भरेंगे। अब इनका पैटर्न आप ध्यान से देखें। पहले क्या था, यहाँ दुगने का अंतर था, 12 और 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। फिर यहाँ 2 गुने से 4 गुने का अंतर हो गया। उसी प्रकार से फिर यहाँ देख रहे हैं आप, तो उसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। और इसका जो सही जवाब है 97 का, वो इसमें से कौन सा होना चाहिए, बी वाला हो जाएगा, 192। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ असम और कोहिमा, नागालैंड गंगटोक, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम ईटानगर, ये राजधानी और राज्यों का आपस में मिलान किया हुआ है, लेकिन इसमें से सही कौन सा है। तो 98 आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। त्रिपुरा और अगरतला जो है ये आपस में परफेक्ट मैच है। गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, ठीक। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें गलत दी हुई हैं, इसमें से हम त्रिपुरा और अगरतला को चुन लेते हैं और बाकी 99 की ओर देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो ब्रिटेन क्रिकेट, भारत क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, जापान जूडो, ये खेल देश और उनके राष्ट्रीय खेलों का मैच दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो हमेशा याद रखिए, क्रिकेट को आप बड़े चाव से देखते हैं और खेलते भी हैं, बाकी खेलों से ज़्यादा इसे महत्व देते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों का खेल है, हम लोगों का देशी खेल नहीं है।
तो ये अपना राष्ट्रीय खेल कैसे हो सकता है, और इसीलिए 99 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ना कि क्रिकेट। प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही डिक्शनरी आ गई है, तो इसमें आपको बताना है कि पहले कौन सा शब्द आपको मिलेगा, देखिए और बताइए। और 100 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एसॉर्ट जो है ये सबसे पहले आपको मिलेगा, बाकी जितने हैं वो इसके पीछे आएंगे। यहाँ से फिर हमारा मामला बदल गया है और हम अब देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अनिश्चितता होती है। रीजनिंग में तो आप एक सिंपल पैटर्न पे, मतलब एक फिक्स पैटर्न पे प्रैक्टिस करके नंबर पा सकते हैं। हिंदी में भी दायरा फिक्स है, लेकिन जनरल अवेयरनेस और जीएस इन दोनों का कोई और अंत नहीं होता है, तो ज़रा सावधानी से। यहाँ देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत यहाँ उत्पाद और जिलों के जोड़े दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। महोबा और स्टोन क्राफ्ट जो दिया है, पत्थर शिल्प, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी अगर आप देखें तो बलरामपुर का जो है ये दाल के मामले में फूड प्रोसेसिंग के लिए इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। और शाहजहांपुर का जरी जरदोजी है, जबकि मऊ का हैंडलूम है। ठीक है, पावरलूम और हैंडलूम से बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो वहाँ के हैं। नेक्स्ट 102, यहाँ फिर से उद्योग और संबंधित जिला दिया हुआ है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये मड़ुआडीह वाराणसी में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टूंडला में है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा उत्तर प्रदेश। अब इसमें आप बताएं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 102 सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। हिंडाल्को एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ये नैनी में कहाँ से हो जाएगी? इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सोनभद्र में है, रेणुकूट में ये है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ठीक है। इसके बाद देखते हैं 103 को। कौन सा राज्य पूर्वी अंचल के अंतर्गत नहीं आता है? पूर्वी अंचल यानी ईस्टर्न जोन की बात हो रही है। यहाँ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा। डी वाला ऑप्शन जाना पहचाना है। और 103 सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से डी वाला। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पूर्वी अंचल के अंतर्गत नहीं आता हो, अर्थात सभी आते हैं। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हैं, जिन्हें कि 6 अंचलों में बांटा गया है। मतलब जोन के हिसाब से देखा जाए तो 6 जोन्स में बांटा गया है। पूर्वी अंचल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी आता है, जो कि यहाँ दिया नहीं था। फिलहाल हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 104 को देखते हैं। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। मतलब मध्याह्न रेखा जो है वो असल में एक देशांतर रेखा है, ठीक है, और कर्क रेखा जो है वो अक्षांश रेखा है। तो एक खड़ी है, एक पड़ी है, तो काटेंगी तो है ही आपस में। और भारत में ये छत्तीसगढ़ में जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस जिले में एक दूसरे को ये काटती है, मतलब छत्तीसगढ़ का वो कौन सा जिला है, देखें और बताएं। तो 104 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये कोरिया जिला है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 105 आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया कि किस शहर को 2020 से आंध्र प्रदेश की मतलब राज्य की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए, आंध्र से तेलंगाना अलग हुआ। भाषाई आधार पे पहला जो गठन है वो आंध्र का हुआ था, और भाषाई आधार पे ही विभाजन भी हुआ तेलंगाना के रूप में। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वो अलग हो गया, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई। आंध्र की जो विधायी और मुख्य राजधानी है वो अमरावती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी, तो इसमें से बताइए। तीनों ही राजधानियों के नाम दिए हैं, मजे की बात यह है। और 105 जो है इसका सही जवाब इसमें बी हो जाएगा। कुर्नूल जो है वो आंध्र की न्यायिक राजधानी, ठीक है। विधायी राजधानी है अमरावती, और विशाखापत्तनम जो है ये कार्यकारी राजधानी। प्रश्न संख्या 106 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य बरेल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। बरेल पर्वत श्रेणी या बरेल माउंटेन रेंज के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है, बताएं। तो 106 और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं सिक्किम जो है वो बरेल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अगर आप देखें तो असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय ये चारों राज्य जो हैं ये बरेल के अंडर में आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दर्रों से है, यानी माउंटेन पासेस से है। आपको बताना है कि सबसे पूर्व में कौन सा है। तो बड़ा लाचाला है, मुलिंगला है, लानकला है और पांगसाऊ है। इसमें से बताइए सबसे ईस्टर्न कौन सा है। तो ईस्टर्न मोस्ट अगर देखा जाए, इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहले देख लीजिए अच्छे से, डी वाला हो जाएगा, पांगसाऊ सबसे पूर्व में पड़ेगा। और इसकी लोकेशन अगर आप जानते हैं तो वैसे भी आराम से कर लेंगे, ये अरुणाचल में है, यानी एकदम पूर्व। बाकी बड़ा लाचा आप जानते ही हिमाचल में है, मुलिंगला आपका उत्तराखंड में है, और लानकला तो इधर आ जाएगा पश्चिमोत्तर में यानी लद्दाख में।
इसके बाद 108 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दोआब इज लोकेटेड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर। नदियों के द्वारा ही दोआब बनाए जाते हैं, ये तो आप जानते हैं। यहाँ जो दोआब बनाया गया है वो ब्यास और रावी नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा है, मतलब दोआब कौन सा है, उसका नाम आपको पहचानना है। और 108 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक, ये बारी दोआब है, ये बारी दोआब है, यहाँ आपने देखा। प्रश्न संख्या 109, सभी दिशाओं से नदियां बहकर अगर किसी झील या गर्त में आकर समाहित होती हैं तो ऐसा जो ड्रेनेज पैटर्न विकसित होता है उसको हम क्या कहते हैं। ये वलयाकार होता है, गुंबदाकार होता है, अभिकेंद्रीय होता है, या फिर समानांतर होता है, मतलब ये एनुलर होता है, या फिर डोम शेप का होता है, सेंट्रीपिटल होता है, या फिर पैरेलल होता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल होता है, केंद्र की ओर आ रही है, मतलब ये केंद्र है, एक गड्ढा है, पानी जो है वो ढाल की ओर प्रवाहित होता है, ये तो आप जानते ही हैं, या कोई भी तरल पदार्थ। तो ये ढाल बीच में है, कोई झील हो सकती है, कोई गड्ढा हो सकता है, चारों ओर से नदियां आकर इसी में गिर रही हैं, तो ये कैसा है, केंद्र की ओर, यानी केंद्राभिमुख या अभिकेंद्र। तो ये सेंट्रीपिटल पैटर्न होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 110 को देखें। यहाँ पर कहा गया कि 1922 गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। ये बिहार में आयोजित होता है 1922 में। चितरंजन दास, अंबिकाचरण मजूमदार, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, या नॉन ऑफ दीज। तो 110 को आपने देखा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं चितरंजन दास, देशबंधु की उपाधि इन्हें प्राप्त थी, और इसमें से करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। इसके बाद 111वें को देखते हैं। यहाँ देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट करने वाले फाउंडर का नाम आपको बताना है। यहाँ व्यक्तियों के नाम दिए हैं। सही जवाब इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए, न तो सावरकर ने स्थापित किया था, न बाल गंगाधर तिलक ने, न मदन लाल ढींगरा ने। तो फिर स्थापित किसने किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही जवाब इसका क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। युवाओं को सार्वजनिक जीवन के संबंध में जानकारी देना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 112 को देखते हैं। बंग भंग को रद्द करने की घोषणा को कब से लागू किया गया। बंगाल का विभाजन लाख हाथ पैर मारने के बावजूद हो जाता है, अंग्रेजों से करके रहते हैं, और ये 1905 से लगातार चलता है, मतलब लागू रहता है। बीच में बहुत सारा बिखराव होता है अपने क्रांतिकारी संगठनों में और जो राष्ट्रवादी नेता थे। अंत में 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित होता है उसमें इसे रद्द करने की घोषणा होती है। तो इसे कब से लागू किया गया था, प्रभावी कब से होता है। तो 112 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा सी वाला। ये 1912 से प्रभावी होता है, 1911 में घोषणा हुई थी, प्रभावी ये होता है यानी लागू होता है 1912 में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं। यहाँ पर यूपी के सेंसस की बात हो रही है, जो कि 2011 का ही चलेगा, अभी नया वाला आया नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन से जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये जिलेवार आपको बताना होगा। इसमें से जिला कौन सा होगा। तो 113 सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ये सीतापुर है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, सीतापुर, दूसरे नंबर पर प्रयागराज, उसके बाद हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या 114, यहाँ फिर से यूपी का सेंसस। आपको ये बताना है कि कौन सा दूसरा सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे है। और इसे अगर आप देखें ध्यान से तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जिलों के नाम आप देख पा रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, संत कबीर नगर यानी मगहर जो है वो दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे आपका बलरामपुर है, तीसरे स्थान पे सिद्धार्थ नगर है, चौथे स्थान पे बाराबंकी है, उसके बाद अम्बेडकर नगर है, फिर तमाम है। ठीक, तो इसमें से हम संत कबीर नगर को चुनेंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 115 को देखें। इसमें कहा गया कि कौन सा दर्शनीय स्थल जो है वो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। औघड़नाथ का मंदिर, शुक्ला तालाब, खानका रशीदिया, कड़कशाह बाबा की मज़ार, इसमें से कौन सा। और 115वां आप देख पा रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, खानका रशीदिया ये जो है ये मैनपुर जिले में, बाकी कहाँ पर है वो भी मालूम होना चाहिए। औघड़नाथ वाला जो है वो मेरठ में है, शुक्ल तालाब जो है ये कानपुर देहात में पड़ता है, कौशाम्बी में कड़कशाह बाबा की मज़ार। जो जहाँ का है वो नाम देखकर खुश हो रहा होगा, लेकिन बाकी भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें 116वें को। लेटेस्ट जो मिनरल डाटा है मतलब 2022 का, उसके हिसाब से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक राज्य है, यानी जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट। यहाँ कुछ राज्यों के नाम दिए हैं।
और 116। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान इस मामले में सबसे बड़ा। 117वां, यहाँ पर पूछा गया एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग कि बताइए कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आंध्र है, तीसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और डी वाले में कहा गया है कि कुछ भी इसमें से गलत नहीं है। तो अब आपको आंसर देना होगा इसमें से कौन सा होगा। और 117 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, तो सब कुछ आपके काम का भी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ फिर से एग्रीकल्चर का डाटा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अब यहाँ सब गलत है, कोई एक सही है। तो भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील दुनिया में सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोड्यूसर है, मतलब पहले नंबर पे। राजस्थान भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर है, और मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है भारतवर्ष में। यहाँ कुल मिलाकर बात सोयाबीन के प्रोडक्शन की हो रही है, चाहे विश्व स्तर पर देखें या फिर देश के स्तर पर। तो 118 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा इसमें से बी वाला, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ये सही है, बाकी जितना दिया है सब गड़बड़ है। पहले स्थान पर अगर अपने देश में देखा जाए तो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है, और दुनिया में अगर देखें तो ब्राज़ील पहले स्थान पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पे है, अर्जेंटीना का तीसरा स्थान है, चीन का चौथा, और 5वें नंबर पर हम लोग हैं। प्रश्न संख्या 119 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा स्थल भारत में रामसर स्थलों की सूची में अगस्त 2022 के महीने में नहीं जोड़ा गया था। ठीक 1 साल पुरानी बात है, मतलब लगभग 1 साल पुरानी बात है। तो यहाँ बताएं कौन सा वेटलैंड जो है वो अगस्त में नहीं जोड़ा गया था। सिरपुर है, नंदा है, मतलब नंदा लेक है, करिकिली है और पिंचवरम है, ये मैंग्रोव क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। तो 119वां आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। सिरपुर जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। सिरपुर का जो समय है ये बाद में नहीं बल्कि पहले जोड़ा गया है, माफ़ कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा पहले। ये जुलाई में जोड़ा गया था, 1 जुलाई 2022। बाकी जितने हैं वो सभी अगस्त में जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं और अगले वाले को देखते हैं। अच्छा, सिरपुर है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 120, यहाँ पर कहा गया कि कौन सा नेशनल पार्क केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में है। तो गोरुमारा है, मृगावनी है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है और हेमिस-हाई है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हेमिस-हाई जो है ये लद्दाख में है और ये सही में हाई है यानी ऊंचे स्थान पे है, ठीक। बाकी जो है उन्हें आप पता कर लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा है, और तेलंगाना में है मृगावनी या मृगावनी भी उसको कहा जाता है, और महाराष्ट्र में है पेंच। इसके बाद 121 को देखते हैं। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट नंबर और ईयर आपको बताना है। तो 121 राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका। 102 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था ये, और ये 2018 की बात है, और इसके द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 122, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपेगेशन एंड डिसोल्यूशन, आर्टिकल 148 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक, अब इसमें से आप बताइए कौन सा गलत है। गलत की पहचान आपको करनी है। और 122वां प्रश्न, सही जवाब इसका डी ही होना चाहिए। यहाँ जो अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 148 दिया हुआ है, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित नहीं है। इसका संबंध किससे है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जबकि महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो 76 में है, आर्टिकल नंबर 76। प्रश्न संख्या 123 को देखते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब अपने संविधान में हम समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी है। तो यहाँ कुछ देशों के संविधानों का जिक्र किया गया है, जैसे कि जर्मनी है आपका, साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। और 123 राइट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक, साउथ अफ्रीका से हमने सीखा है कि अपने संविधान को सुधारा भी जा सकता है। 124 को देखते हैं। यहाँ देखिए, दक्षिणी राज्यों में से कौन सा दक्षिणी राज्य ऐसा है जिसकी कि विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउदर्न स्टेट हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अमंग द गिवन साउदर्न स्टेट्स। इसमें कुछ दक्षिणी राज्यों के नाम दिए हैं, जैसे कि कर्नाटक है, आंध्र है, केरल है और तमिलनाडु है। बताएं इसमें से कौन सा होगा। तो 124 जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा।
ठीक है। केरला जो है वहाँ पे सबसे कम है, और कितनी है वो भी मालूम होना चाहिए, तो मात्र 140, बाकी सभी इससे ज़्यादा है। कर्नाटक में 224 है, आंध्र में कितनी है 175 यानी 175, तमिलनाडु में 234 यानी 234। प्रश्न संख्या 125, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब आगे ब्लैंक स्पेस है, इस तारीख को संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि संविधान सभा के द्वारा इनको कब चुना गया था, यहाँ वो समय दिया हुआ है, तो यहाँ जनवरी की ही तारीखें हैं। और 125 आपने देख लिया है, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये 1950 में ही चुने जाते हैं, पहले से एडवांस में नहीं, और 24 जनवरी की तारीख थी 1950 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 126 को देखते हैं। दीवान मुस्तखराज, थोड़ा सा मेडिवल टाइम पीरियड में हम लोग ट्रेवल करेंगे। तो दीवान मुस्तखराज एक डिपार्टमेंट था, इसको शुरू किसने किया था ये बताइए। और 126 को आपने बहुत ध्यान से देख लिया, सही जवाब इसका क्या होगा, इसका इसमें से आंसर हो जाएगा सी वाला, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। दीवान मुस्तखराज असल में था क्या, तो ये बकाया विभाग था, ठीक है, एरियर का डिपार्टमेंट था, मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 127 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल हैड बीन फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिको इन 1658 फॉर द थ्रोन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के बेटे जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ था औरंगजेब। राजनीति की कला में ये माहिर था और अपने भाइयों को मात देते हुए सिंहासन प्राप्त करता है। तो यहाँ ये उत्तराधिकार का युद्ध था जो कि दारा शिको और औरंगजेब के बीच में होता है। यहाँ आपको बताना है कि युद्ध कौन सा था। ये बैटल ऑफ सेमल है, बैटल ऑफ स्वाली है, धर्मत का युद्ध है यानी बैटल ऑफ धर्मत है, या देवराय का युद्ध है। और 127 को आप देख रहे हैं, ये धर्मत की लड़ाई, ठीक है, बैटल ऑफ धर्मत। दारा शिको इसमें हार जाता है और औरंगजेब जो है वो जीत जाता है। दारा शिको अगर मुगल साम्राज्य का अगला शहजादा और अगला बादशाह बना होता तो मुगल साम्राज्य इतनी जल्दी पतनोन्मुख नहीं हुआ होता। औरंगजेब की ही जो कट्टर नीतियां थी उसी का परिणाम था कि मुगल साम्राज्य का समय से पहले पतन हो जाता है। प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। यहाँ देखिए कौन सा विकल्प गलत है। लोथल इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ भोगवा रिवर। लोथल इज लोकेटेड इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। लोथल हैड बीन एक्सकेवेटेड बाई ऑरेल स्टाइन, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, लोथल जो बंदरगाह शहर था ये गुजरात में है, ये तो आप जानते ही हैं। इसका एक्सकेवेशन का काम ऑरेल स्टाइन के द्वारा करवाया गया था और इसे एक्सकेवेट किया गया था 1954 में। इसमें आप देखिए लोथल के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें से कोई एक गलत है। और 128 को आपने ध्यान से देख लिया, सही जवाब इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। लोथल हैड बीन एक्सकेवेटेड बाई ऑरेल स्टाइन, जबकि इसका उत्खनन का काम किसने करवाया था, रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया था और समय था 1954 का। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 129वां। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, फोर्थ मंडल ऑफ ऋग्वेद, इसको किसके द्वारा रचा गया है, मतलब ऋषियों के द्वारा ही रचा गया था। तो उसमें से कौन से ऋषि हैं, ये गृहथ समद है, वामदेव है, या भारद्वाज ऋषि है, या फिर वशिष्ठ है। 129 राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये वामदेव के द्वारा रचा गया है और वामदेव जो है वो एक समय देवराज की उपाधि धारण करके इंद्र को अपदस्थ करके इंद्रासन पर विराजमान हो जाते हैं, यानी स्वर्ग के राजा बन जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अहंकार से ग्रस्त होकर पतन हो जाता है इनका। इसके बाद 130 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि बनवासी हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। इसमें से कौन से राजवंश की जो राजधानी है उसका नाम था बनवासी। ये बादामी के यानी वातापी के चालुक्य थे, या होलसे थे, या फिर यादव थे, या कदम्ब थे। इसमें से कौन सा राजवंश है आप देखें और बताएं। तो 130 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, कदम्ब डायनेस्टी, ठीक है, कदम्ब डायनेस्टी की वनवासी राजधानी थी। बाकी जो है उनका भी पूछा जाता है, जैसे कि चालुक्यों की थी वातापी, होलसेयों की थी द्वार समुद्र, इसे दौरा समुद्र भी कहा जाता है, यादवों की थी देवगिरी, और वनवासी आप देख ही रहे। प्रश्न संख्या 131। हु एमंग द फॉलोइंग हैड कंपोज द एंशियंट इंडियन एपिक बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश यानी कथाओं का एक बड़ा सा संग्रह, इसको कंपोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। इसमें से वात्स्यायन होगा, पाणिनि होगा, कात्यायन होगा, या कोई नहीं। 131 परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला। इसमें से कोई नहीं, कोई भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है जिसे कि हम चुन सकते हैं। असल में हरिशेणाचार्य के द्वारा इसे कंपोज किया गया था, या ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि कंपाइल किया गया था।
कंपोजिंग का काम जो है ना, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ इकट्ठे हमें नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि एक अगर व्यक्ति का नाम लेना हो तो हम इसमें से किसका नाम लेंगे? हरिशेणाचार्य का लेंगे। प्रश्न संख्या 132 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड डिस्ट्रिक्ट विद द हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011। 2011 का जो सेंसस है वो अभी तक प्रासंगिक है और ये तब तक रहेगा जब तक कि नए रिकॉर्ड नहीं आ जाते। तो अभी पुराने वाले के हिसाब से ही बताइए कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट यानी 10 साल के का जो बीच में पूरा गैप है, उसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ पे दर्ज की गई, मतलब कौन से राज्य में? देखें और बताएं। और 132 जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं बिहार। बिहार की जो आबादी है उसमें दशकीय वृद्धि अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा दर्ज की गई, लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा ये थर्ड है, तीसरा, मतलब बिहार उस मामले में तीसरे नंबर पे था। यहाँ प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तीसरे नंबर पर बिहार है डिकेडल ग्रोथ रेट के मामले में, यानी शुरुआती जो दो हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। पहले स्थान पे है मेघालय और इसकी जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 27.9% थी। अरुणाचल की थी 26, बिहार की थी 25.4 और उसके बाद चौथे स्थान पे था मणिपुर और उसके बाद था कश्मीर। प्रश्न संख्या 133। और हाँ, यहाँ ध्यातव्य है कि कश्मीर उस समय का जो कश्मीर है उसमें लद्दाख भी जुड़ा हुआ था। प्रश्न संख्या अगले को देखें, यानी 133, 2011 का सेंसस, और इसके हिसाब से माहे जिले में भारत के जिलों की तुलना में, यानी सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक लिंगानुपात था। माहे जिला जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हमें देखने के लिए मिला। आपको ये बताना है कि ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश का या राज्य का जिला है। यहाँ कुछ राज्यों के नाम दिए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो कि एक पार्ट में नहीं है, कई पार्ट में बिखरा हुआ है, और माहे उसका एक जिला है। इसके बाद 134 को देखिए। यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये भी 2 साल के अंतराल पे प्रकाशित होती है। तो 2021 में पिछली बार आई थी और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है ना, तो इस साल भी आएगी, लेकिन आपका एग्जाम तब तक खत्म हो चुका होगा। तो ये जो पुरानी वाली है इसी को पढ़ लीजिएगा। मतलब आपको ये बताना है कि मैंग्रोव के आवरण में, मैंग्रोव वृक्षों को आप जानते हैं, तो मैंग्रोव के आवरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 2 साल के गैप में। तो ये 19 वर्ग किलोमीटर यानी 19 स्क्वायर किलोमीटर है, 17 है, 14 है, 13 है, इसमें से आपको देखना है और बताना है। फिलहाल 134 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 17 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम चुनते हैं। 135 को देखें। यहाँ भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की ही चर्चा हो रही है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 173 टन कार्बन स्टॉक पाया गया है। ये कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है ये आपको बताना है। कार्बन स्टॉक की बात हो रही है और सही जवाब इसका क्या होगा? इसमें से आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक, 173.41 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर जो कार्बन स्टॉक है उसको देखा गया है। 136 की बात करते हैं। कौन सा इसमें से इंस्टीट्यूशन जो है या इंस्टीट्यूट जो है ये मथुरा में लोकेट करता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है। इसमें से कौन वाला मथुरा में है? लेकिन बाकियों की भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल 136 जो है इसका सही जवाब इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये मथुरा में है आपका। बाकी अगर देखा जाए तो सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी वेजिटेबल वाला जो है ये वाराणसी में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी मत्स्य अनुवांशिकी जो है ये लखनऊ में है आपका। बायोलॉजिकल्स जो है ये नोएडा का है। 137 यहाँ पूछा गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 5 दिवसीय नाट्य उत्सव आज़ादी का रंगोत्सव, अमृत महोत्सव तो लोग मना ही चुके हैं, आज़ादी का रंगोत्सव आयोजित किया गया? ये कौन सा इसमें से जिला है? और 137 इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि कोई भी जिला इसमें सही नहीं दिया है, मतलब नाम जो है वो हमारे काम के नहीं है। असल में ये गोरखपुर था। गोरखपुर का जो योगीराज बाबा गंभीरनाथ सभागार है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था और ये 4 से लेकर 8 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ। 138 की बात करते हैं। यहाँ पर एक राज्य का नाम आपको चुनना है जो कि देश का पहला राज्य बन गया जिसने कि बैंकिंग संवाददाता सखी योजना के माध्यम से हर गांव में बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध करा दिया। ये वास्तव में प्रशंसनीय पहल है, लेकिन ये राज्य कौन सा है? तो 138 सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी है अपना, और सी को हम चुनते हैं। 139 द फर्स्ट ब्लैक फंगस सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस टू बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कोरोना वायरस जब आया तो अपने साथ बहुत सारी छोटी बड़ी महामारियों को चिपका कर ले आया।
मतलब कोविड से संक्रमित लोगों को तमाम रोगों की जो समस्याएं हैं वो देखने के लिए मिली, जैसे कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस और तमाम जो तरह तरह के पॉक्स हैं वो एक के बाद एक आते गए। तो इसमें से ब्लैक फंगस सेंटर के तौर पे कौन सा जिला जो है वो चिन्हित किया गया जहाँ पे इस संस्थान को खोला जाएगा। और 139 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका। ध्यान से पहले देख लीजिए, ए वाला कानपुर नगर, ये कानपुर अर्बन एरिया है, यहाँ पर हमने ए को चुना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 140, खनिज दिया है और जिले का नाम दिया है, मिनरल और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, बस वही आपको तलाशना है। तो गेरू के मामले में बांदा, कोयले के मामले में सोनभद्र, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ओर है यानी अयस्क है उसके मामले में वाराणसी, और पाइराइट्स के मामले में मिर्जापुर। पहचानना आसान है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें से डी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सी होना चाहिए, लेकिन सी नहीं होगा, सी वाला ठीक दिया है, इसका डी हो जाएगा। पाइराइट और मिर्जापुर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये सोनभद्र से जुड़ा हुआ है। बाकी बॉक्साइट जो है बांदा, वाराणसी और ललितपुर, ये 3 अलग अलग जिलों के नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। 141 को देखते हैं, हाल ही में कहाँ पे रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कौन सी जगह है, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। और 141 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 142, किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उद्योगपति रतन टाटा जी को साहित्य के डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है, बताइए। और 142 का राइट आंसर यहाँ देख ले पहले, ए वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार है ये, ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार। 143, यहाँ कहा गया कि भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ और उसके बाद ये मामला आप जानते हैं पुराना है, चीते लाए गए, उसमें से कई सारे मर भी गए। तो ये जो समझौता ज्ञापन हुआ था इसमें 8 अफ्रीकी चीतों को छोड़ा गया था, कहाँ पे छोड़ा गया बताइए। तो 143 की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ये कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे आप ए वाले विकल्प को चुन सकते हैं, ठीक। कूनो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और अभी सुनने में आया है कि बाढ़ पार करके वो ग्रामीण इलाके की ओर बढ़ गए थे, कुछ ऐसी सूचनाएं भी। इसके बाद 144, यहाँ देखें, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नाम की पुस्तक को लिखा। ये कौन से राज्य के राज्यपाल थे। राज्यपाल जो है वो जब एक बार पद पे आसीन हो जाते हैं ना तो उसके बाद उन्हें किताबें लिखने का शौक बड़ा अच्छा खासा देखने में आता है, तो इसमें से बताएं। और 144 जो है ना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, सी वाले विकल्प को हमने सेलेक्ट किया। प्रश्न संख्या 145, यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए AI फॉर भारत के नीलकणी केंद्र का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। 145 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है, यहाँ पे आपने देखा। नेक्स्ट 146, किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है, बताइए। और 146 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हांगकांग। 147 को देखते हैं, किसने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। माउस जो है उसके सहारे आप कर्सर को इधर उधर मूव करा के अपने मनचाहे एप्लीकेशन और चीज़ों को खोल सकते हैं, अपना जो ऑपरेशन है उसको कर सकते हैं। तो इसमें आप बताइए इसका आविष्कार किसने किया था। तो 147 और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, डगलस कार्ल एंगलवर्ट, इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। 148 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कंट्रोलिंग द रोबोट। ये है क्या, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माउस है, लाइट पेन है। आपने पढ़ा होगा इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में। और 148 राइट आंसर इसका क्या होगा, ये जॉयस्टिक होती है, गेम खेलने के लिए काम आती है, रोबोट नियंत्रण, ये सब इसके सहारे किया जाता है। तो ए वाले विकल्प को हमने चुन लिया। और 149 में पूछा गया कि OCR का मतलब क्या होता है। OCR जो है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इसमें से हम चुनेंगे किसको, डी वाले को। अंतिम प्रश्न को देखते हैं जो कि है 150वां। कहा गया कि डोमेन बेस्ड लैंग्वेज वाज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कौन से जनरेशन की जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें इसका प्रयोग किया गया था। ये है डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ये 4th जनरेशन थी, ठीक है। तो हम डी को चुनते हैं और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।